तो हम थे कि जो थर्ड गवर्नर जनरल है वो गुलाम मोहम्मद साहब थे। गुलाम मोहम्मद जो है वो एक बीमार बंदे थे। बहुत बीमार रहते थे वो। तो लियाकत अली खान ने उनके खिलाफ जो है वो ऑब्जेक्शन लगाए। लियाकत अली खान ने तो उन्होंने कहा कि आप तो भाई बीमार है, तो आप घर में आराम करें और आप इस सीट से जो है वो फारिग हो जाए, आप ये काम नहीं कर सकते। तो लियाकत अली खान ने उनको मतलब खुले आम जो है ना ये कह दिया साफ साफ। लेकिन जाहिर बात है, आपको पता है कि ताकत का नशा है, जाहिर बात है कौन इतनी दौलत छोड़ के जाना चाहेगा। तो गुलाम मोहम्मद फिर भी अपने ओहदे पे डटे रहे कि वो ये सीट किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी हालत जैसी भी क्यों ना हो। तो जैसा कि आपको पता है कि पीएम के पास ज्यादा पावर होती है गवर्नर जनरल की निस्बत, क्योंकि पीएम हर चीज कंट्रोल कर रहा होता है। तो पीएम के पास उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावर थी, इतनी गवर्नर जनरल के पास नहीं थी पावर। तो फिर जाहिर बात है, जब पीएम भी हमारे गवर्नर जनरल के खिलाफ हो जाए, तो अब गुलाम मोहम्मद साहब को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करता है। अब लाजमी नहीं है कि गुलाम मोहम्मद साहब ने ही ये काम किया हो, तो लियाकत अली खान का मर्डर हो जाता है। अब फिलहाल तो कुछ शवाहिद वैसे नहीं नजर आ रहे कि, लेकिन फिलहाल कोई शवाहद नजर नहीं आई कि गुलाम मोहम्मद ने ही जो है वो उनका मर्डर किया है। कोई इस तरह का सबूत नहीं मिला। लेकिन अगर देखा जाए, अगर लियाकत अली खान जब उनका मर्डर हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होना था? गुलाम मोहम्मद को ही होना था, क्योंकि वही उनको परेशान कर रहे थे। जैसे पीएम जाहिर बात है जिससे हटेगा, तो गवर्नर जनरल को तो बहुत फायदा होगा, उसके बाद फिलहाल काफी ओहदे आ जाए। इस तरह होगा। तो गुलाम मोहम्मद क्या करता है, जो है बिल्कुल जगह साफ कर देते हैं लियाकत अली खान की। तो अब वहां पे स्पेस बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉक्स में लिखा है कि लियाकत अली खान का मर्डर हो जाता है। और अब जो सेकंड पीएम बनता है वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन बन जाते हैं। ये वाले जो आपके पास सेकंड गवर्नर जनरल थे, वो उठ के इस गद्दी पे आ जाते हैं। क्यों वो इस जगह पे आते हैं, सोचने की बात है। देखिए खुद सोचे आप भी कि जो पीएम है उसके पास बहुत पावर है। पीएम के पास फुल पावर होती है, तो जाहिर बात है गवर्नर जनरल के पास कम पावर है। तो इसलिए लालच में आके ना ख्वाजा नाजिमुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल की गद्दी से हट जाता है और क्या बन जाता है, सेकंड पीएम बन जाता है। ठीक है, अब वो सेकंड पीएम बन गए। तरतीब याद रखनी है। अब यहाँ से हमारी जैसा करोगे वैसा भरोगे स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि कहाँ से शुरू हुई थी? गुलाम मोहम्मद से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उसने खिलाफ वर्जी की, लियाकत अली खान का मर्डर किया। और उसकी जगह पे कौन बन गया पीएम? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। और जैसे ख्वाजा नाजिमुद्दीन यहाँ पर आए, फटाफट से जो गुलाम मोहम्मद है वो अपनी इस पोजीशन पे आ जाए। ठीक है। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल कायद आजम थे, सेकंड आपके पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन है, थर्ड आपके पास गुलाम मोहम्मद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में वैसे भी पूछ लिया जाता है। चाहे आप जो मर्जी टेस्ट दो, ये तो जनरल सी बात है। और जो फर्स्ट पीएम लियाकत अली, ठीक है। और सेकंड जो है वो कौन बना है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। एक क्वेश्चन है कि ये जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन है, वो सेकंड गवर्नर जनरल भी थे और सेकंड नंबर पे पीएम भी थी। ठीक है, वो दोनों सेकंड नंबर पे हैं ये दोनों, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हो गया, ख्वाजा नाजिमुद्दीन अब फिलहाल गद्दी पे बैठ के और जो है वो गुलाम मोहम्मद की सीट पे आ गए। तो अब आपके पास जो थर्ड गवर्नर जनरल है वो गुलाम मोहम्मद है। ठीक है। और अब उसके बाद जो थर्ड पीएम बनता है वो डोगरा बन जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन है ना, वो क्या करता है, वो गुलाम मोहम्मद की मुखालफत शुरू कर देता है। ये कैबिनेट बना लेते हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद वन यूनिट का कयाम होता है, लेकिन उसकी कैबिनेट की वजह से, जैसे वो कैबिनेट बनाता है, तो जो ये गुलाम है ना, इसके पास पावर कम हो जाती है। कुछ कुछ रूल्स ये जो है उसको ये लागू नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से फिर से गुलाम मोहम्मद क्या होता है, इनका आपस में आप समझे क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। काफी ज्यादा आप समझे इनकी लड़ाई वगैरह, आपको पता है कि कैसी जो है वो पॉलिटिक्स होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आपके पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन है, ये एफ का मतलब फेल, यानी कि ये खत्म हो गए। अब उसके बाद क्या आ जाता है, डोगरा बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद डोगरा बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिलहाल अब थर्ड नंबर पे देखिए डोगरा है और थर्ड नंबर पे गुलाम है। फिलहाल अब ये दोनों जो है वो काम करें। ठीक है। फिर क्या होता है, अब डोगरा भी ज़ाहिर बात है इसकी मुखालफत करता है। तो इनकी फिर आपस में अनबन स्टार्ट हो जाती है। आप खुद देख रहे हो कि गुलाम मोहम्मद जो है अच्छे रोल में नहीं आ रहा, एक बैड यानी कि नेगेटिव रोल जो है ये प्ले कर रहा है।
डोगरा सारी बात है इसके पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा मतलब बिहेव कर रहा था, कैसे कैसे लोगों को देखना, हर चीज को अच्छे से डील करना, सही से कर रहा था। तो क्या होता है, अब वो फिर से ये डोगरा रिमूव हो जाता है, अब आ जाता है सिकंदर मिर्जा। क्योंकि इस टाइम पे हुआ ये था कि जाहिर बात है हर कोई उसके मुखालिफ चल रहा था, गुलाम मोहम्मद, उसकी पावर कम हो रही थी। तो उसको अपना एक बहुत पुराना दोस्त याद आ जाता है जो कि डोगरा था। ये इसका बहुत पुराना जो है बड़ा अच्छा दोस्त था डोगरा का। तो इसने ये सोचा कि अगर मैं अपने दोस्त को रख लूंगा, जाहिर है पहले दोनों की दोस्ती होगी, इनका काम मिलजुल के काम कर लेंगे। तो आपको पता है कि इन दोनों के पास फिर अच्छी खासी पावर बन जाएगी और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अपने दोस्त, पुराने दोस्त डोगरा को बुला लेता है और उसको जो है थर्ड पीएम बना लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता ये है कि अपने दोस्त को तो उसने बुला लिया, लेकिन होता यह है कि एंड में जाके इसका फ्रेंड भी इसके मुखालिफ हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद गुलाम मोहम्मद अपनी गद्दी से हट जाता है। फिर उसके बाद अब कौन बन जाता है, सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा अब हमारे पास फोर्थ जो है वो गवर्नर जनरल है। और जो फोर्थ पीएम बनता है उस टाइम पे भी चौधरी मोहम्मद। ये चार आपने जो नेम है ना, फोर्थ फोर्थ, मैंने सबके फोर्थ फोर्थ लिखे हैं, गवर्नर जनरल के भी और पीएम के भी। तो ये फर्स्ट, वैसे थर्ड इंपॉर्टेंट है तीन तक, लेकिन आपने फोर्थ तक तो लाजमी जान। उसके बाद बाकी तो आपको पता है कितने गवर्नर जनरल आए, नवाज शरीफ, फिर आगे बेनजीर भुट्टो, काफी सिलसिला चलता रहा। तो बहरहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ऊपर वाले एमसीक्यूज में उसने क्या पूछा हुआ था, असल में मैं सिर्फ ऊपर वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाह रही थी, उसके लिए मैंने आपको ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूट हिस्ट्री थी उसके बारे में बताया था। तो अब इसमें देखें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान। कायदे आजम थे। एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे थोड़ी सी डिफाइन किया था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को क्या कहा जाता है, आइन साजा असेंबली। वैसे हम मोस्टली लोगों ने ना उर्दू में ही मुताला पाकिस्तान पढ़ी है, मैंने भी उर्दू में पढ़ी थी, लेकिन बहरहाल एमसीक्यूज इंग्लिश में आता है। Was established in August 1947 to frame a constitution of Pakistan and also serve as the first interim parliament। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो निजाम है वो पार्लियामेंट निजाम, यानी हम जो है लोग वोट करते हैं और जो जिस बंदे को सिलेक्ट किया जाता है वही ये काम करता है, उस पूरे कंट्री को संभालता है, तो उसे कहते हैं पार्लियामेंट निजाम। अभी आगे एमसीयूज आएगा कि पाकिस्तान जो है वो कौन सा निजाम भी चलाता है। तो थोड़ा सा अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है। जो लोग बिल्कुल बिगनर्स है ना, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूट क्या चीज होती है, तो उनको हमारा ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या है। तो एक और बात ही बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान का ये जो कॉन्स्टिट्यूट है ना, ये एक बात याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रिटन और दूसरा होता है नॉन रिटन। एक रिटन होता है, दूसरा नॉन रिटन होता है। इधर आप रिटर्न लिख लें, इधर मैं लिखती हूँ नॉन रिटर्न, इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये ना मत समझेगा कि रिटर्न का मतलब वो है जो लिखा हुआ है और नॉन रिटर्न का मतलब ये है जो नहीं लिखा हुआ। देखें, अब ये वर्ड है रिटर्न और नॉन रिटर्न, मैंने दोनों को लिख दिया। अगर देखा जाए तो नॉन रिटर्न लफ्ज को भी तो आखिर मैंने लिखा है ना। तो नॉन रिटर्न का मतलब सिंपल क्या होता है, ला के अंदर, क्योंकि हम जज सीरी पढ़ रहे हैं, ला पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि एक रिटर्न होता है, एक नॉन रिटर्न है। अब ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूट है ये रिटर्न है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूट कौन सा, रिटर्न है। और जो यूके का कॉन्स्टिट्यूट है वो अनरिटन है, यानी कि वो लिखा नहीं हुआ। लिखा नहीं का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हुआ। ठीक है। रिटर्न और नॉन रिटर्न का मतलब है पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। तो जो हमारा है वो पार्लियामेंट से होकर आया, साइन वगैरह उस पे हुए 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 हैं। यानी एक ऐसा लॉ जो कि पास हो पार्लियामेंट से। और अनरिटन का मतलब है जो कि पार्लियामेंट से पास नहीं है। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये जो यूके का है, ये हाफ पार्लियामेंट्री और हाफ नहीं है, कि मतलब कुछ रूल्स को पार्लियामेंट ने माना है और कुछ को नहीं माना, बरतानिया के लोगों ने। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो रिटर्न है। उसके अलावा ये कोडिफाइड भी है। कोडिफाइड का मतलब ये है कि जो भी लॉ लिखा होता है उसके साइड पे कोड होता है। आपको पता होगा कोड 408 के बारे में। ज्यादा पॉलिटिक्स तो मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाली, आपको पता है कि क्यों मैं डिस्कस नहीं कर रही। तो 408 यानी कि वो जो लॉ है जहाँ पे लिखे हुए हैं, जो बुक है लॉ की, उसमें 408 को जो है वो थीफ का नाम दिया गया है, चोर यानी कहा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज करके बता रही हूँ, यहाँ पे कोई पिटिशन की बात नहीं चल रही। तो यानी जो भी लॉ लिखा जाता है ना, उसके स्टार्टिंग में कोड दिया है कि लॉ नंबर ये, फिर आगे कोड लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट लॉ है, फॉर एग्जाम्पल 410 लॉ आगे लिखा हुआ है तो उसके आगे वो लॉ लिखा हुआ है। तो जाहिर बात है पार्लियामेंट से पास है, तो इसका मतलब ये जो कानून है
ये कोडिफाइड है, यानी ये एक कोड के अंदर लिखा हुआ है। इस वजह से अगर हम कभी भी कोई बात करें तो हम ऐसे कहते हैं कि कौन से कानून के तहत, कानून जो है वो 551 के अकॉर्डिंग या 408 के अकॉर्डिंग ये बात है, तो इसे कहते हैं कोडिफाइड भी होना और पास बाय पार्लियामेंट, तो इसको हम रिटर्न कहते हैं। और जो अनरिटन होगा, नॉन रिटन है, वो पहली बात है कि वो पार्लियामेंट से भी पास नहीं होगा, और दूसरा अनकोडिफाइड होगा, उसमें कोड भी नहीं लिखा होगा। और दूसरा ये कि ये जो रिटर्न होता है ये रिजिड होता है, और जो अनरिटन होता है वो आपके पास फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड का मतलब ठोस है, मतलब हार्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचकदार है, कोई उसमें कोई खास बात नहीं है, कभी क्या कानून बन रहा है, कभी क्या कानून है, मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर आ रही है। लेकिन रिजिड का मतलब हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूट में ये चीज भी होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे चले जाते हैं। आई होप आपको जो है ये कॉन्स्टिट्यूट के बाद जो है वो समझ आ गई है। नेक्स्ट उसने कहा है कि व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब फॉर द प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूट। तो जैसे कि आपको पता है कि करारदाद पाकिस्तान हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूट लिखे गए थे। 1973 का कानून फिलहाल चल रहा है, ये तो सबको पता है। 1973 का कानून है, तो जाहिर बात है जब कानून लिखा गया, 1956 का भी कानून था। हर कानून के अंदर पार्लियामेंट्री निजाम बनाया गया था। ये बात तो याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1973 के कानून में क्या क्या नकात थी, काफी सारी नकात थी। 19 देखिए थोड़ा बहुत चेंज है, मुश्किल नहीं है। फिलहाल 1973 का चल रहा है, लेकिन दोनों में बस एक दो बातों का मतलब समझे चेंज होगा, या 1973 का ज्यादा मॉडिफाइड है। उसमें कुछ चीजों को डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला क्या था, सबसे पहला ये है कि अल्लाह ताला की हाकमियत होनी चाहिए, कि मतलब मुसलमानों का ये कंट्री होगा, पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से हम मतलब स्टार्ट की करना है। और उसके बाद मुमलकत का नाम क्या होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, ये सबको पता है। और हमारा जो सरकारी मजहब है, तीसरा पॉइंट ये था कि एक सरकारी मजहब हमारा इस्लाम होगा। और ये भी था फोर्थ पॉइंट पे कि जो सदर है और उसके अलावा जो वजीर आजम है वो क्या होगा, उसको मुसलमान होना लाजमी है। फिर इसमें मुसलमान की तारीफ बयान की गई थी कि मुसलमान क्या है, जो खत्म नबूवत को तस्लीम करे वो मुसलमान होगा, और जो खत्म नबूवत को तस्लीम नहीं करता वो नॉन मुस्लिम कहलाता है। उसके अलावा इस्लाम के उसूलों की पैरवी करनी है, इस्लाम को हमेशा जो है वो कायम रखना है, उसके कानूनों का निफाज करना है, इस्लामी तालीमात बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी अदारे बनाने हैं, मतलब मस्जिद मसाजिद वगैरह, तबलीगी जमात, इन सबको फॉलो करना है। पाकिस्तान के नजरिए का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इत्तेहाद इस्लामी को भी रखना है, इस्लामी नजरत काउंसिल को भी हमने बुलंद रखना है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है इन सबको डिस्कस किया गया था, मतलब सब कुछ आप लोग ये समझो इस्लाम से रिलेटेड था। तो इसमें वैसे ये पूछ रहा है कि जब जो प्रेसिडेंट की एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर्स, ठीक है। 40 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इट, टू द प्रेसिडेंट वाज हेड ऑफ द स्टेट। ये याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट है उसे हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। ये पहले जो पहले था ना, उसे हेड ऑफ स्टेट ही कहते थे, जो गवर्नर जनरल कायदे आज़म थे उस टाइम पे उसको ना हेड ऑफ स्टेट का वर्ड यूज करते थे प्रेसिडेंट की जगह। फिलहाल प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन वो हेड ऑफ स्टेट होता है। और जो पीएम होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये सेकंड सेकंड नेम आपने याद रखने हैं, ये बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो जो प्रेसिडेंट था वो क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए 1956 की कॉन्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा उसकी एज कितनी चाहिए, 40 ईयर्स तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखें, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूट। फिलहाल कौन सा चल रहा है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूट चल रहा है। उसमें पूछा है कि कौन सी जो है वो हमारा सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटली, बेसिक डेमोक्रेटिक, ऑटोनोमस होना चाहिए। तो हमारा पार्लियामेंट निजाम, यानी कि लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, फिर जिस बंदे को ज्यादा वोट होते हैं वो बंदा जो है वो क्या होता है, सिलेक्ट होता है, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री निजाम। हमारा जितने भी अब तक कानून आए हैं ना, 1956 का हो गया, 1973 का, तीन आपको पता है फिलहाल हमारे कानून मेन है। तो इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है वो 1973 का है, क्योंकि इसमें जिसको क्लियर किया गया है, और तीनों के अंदर पार्लियामेंट्री निजाम को ही बताया गया। तो आप किसी और ऑप्शन पे टिक कर ही नहीं सकते, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हर सब में पार्लियामेंट्री निजाम के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट देखिए, नीचे मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की, एक्सप्लेनेशन में बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पार्टी with the greatest representation in the parliament forms the government, its leader become the prime minister। ये चांसलर भी कहते हैं, इस चांसलर भी कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं माना।
नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? वैसे ये मोस्टली एमसीक्यूज ना मैंने पास्ट पेपर से फिलहाल डिस्कस किए, क्योंकि ऐसा डेमो लेक्चर था तो मैंने सोचा कि कुछ पास्ट एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो नेक्स्ट है, हु बिल्ड द लाहौर? लाहौर किसने बिल्ड किया? अकबर ने किया था। मोस्टली लोग जो है वो शाहजहां पे टिक करके आ जाते हैं, तो शाहजहां नहीं, अकबर ने किया था। तो नीचे देखें एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, अकबर द Great held his fort in Lahore for 14 years from 1584 to 1598 and built the Lahore fort as well as the city walls which had 12 gates। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज कि कितने गेट्स है लाहौर के? 12। ये बहुत बार एमसीक्यूज में है 12 गेट्स वाला। चाहे आप 20 नंबर का पीपीएससी वाला भी दे दो एमसीक्यूज, तो ये तो मस्ट आप समझे आना आना होगा। चाहे आप एजुकेटर का भी टेस्ट दो, ये एमसीक्यूज उसमें बन जाता है इजीली। ये मैंने बहुत बार देखा पास पेपर्स में। सम ऑफ दीज स्टिल सर्वाइव जहांगीर एंड शाहजहां, मतलब सबने काम किया था, लेकिन जो मेन बंदा है ना जिसने लाहौर को बिल्ड किया था वो अकबर ने किया था। और इसके कितने गेट हैं? 12। सवात वैली बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान इन 1967। सवात वैली के बारे में जो है वो कौन नहीं जानता। सवात वैली जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर ऐसे बताने और कंट्री से बहुत खूबसूरत है, तो सवात जो है वो सबसे खूबसूरत जो है एक वैली है, जो कि पाकिस्तान का पार्ट कब बनी थी? 1967। यानी कि 1947 में देखिए पाकिस्तान आजाद हुआ था, उससे कितने टाइम बाद जो है ये वैली पाकिस्तान का पार्ट बनी थी। द हिस्ट्री ऑफ द सवात वैली goes back to around 2000 years ago। It was known as Adjana and later the name was changed by Savasta। The valley was a very peaceful area of living until the 11th century। The game power at the destruction of the valley। सबसे अहम बात यह है कि सवात वैली को पहले क्या कहते थे? मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये नेम्स आ जाते हैं स्पेशली, ये बात भी याद रखिएगा। मेन मेन चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना। अब पता चले ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, लेकिन मेन बात तो एटलीस्ट आपको पता हो थोड़ी बहुत। इस लैंडस्केप एरिया प्रूफ ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये तो सबको पता है, बहुत खूबसूरत है। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एरिया एंड हैड अ मेजर टूरिस्ट इंटरेस्ट। यानी कि इतनी खूबसूरत है कि लोग दूर दूर से जो है वो इसको विजिट करने आते हैं। बट इसका सेकंड नेम याद रखिएगा, मिनी स्विट्जरलैंड। यहाँ से फिलहाल आपने दो एमसीक्यू सीखे। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन विच ईयर स्मार्ट कार्ड यानी स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो आईडी कार्ड हम यूज करते हैं जो सबको ही पता है, इशूड इन पाकिस्तान इन 2000। तो स्मार्ट कार्ड कब बने थे? 2012 में पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे। तो नेशनल कार्ड का सबको पता है कि ये उस बंदे की पर्सन की शिनाख्त होता है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो आईडी कार्ड का होना आपको पता है लाजमी है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एनआईसी एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है। एब्रीवेशन आज भी जाती होती है, आपने इसको जो है वो ढीले में नहीं लेना। वहां जाके इजी इजी एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहे होते, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें ना मिक्सअप होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज इश्यूड टू द सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान। इट इज अ ब्लेंड ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड वेल डिफाइंड बिजनेस रूल्स टू गारंटी इट्स अथॉरिटी एंड वैलिडिटी। The unique 13 digits identification number is recognized all over the country। तो पूरी दुनिया में जो हमारा आईडी कार्ड नंबर है, जो कि सबका आपको पता है कि हर बंदे का डिफरेंट होता है। एंड में अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो इवन नंबर है फीमेल को डिनोट करता है, और रोड मेल के लिए नंबर होता है। ठीक है, आप खुद भी देखिएगा आईडी कार्ड में अपने। तो टोटल 13 डिजिट्स होते हैं कि पूछा जा सकता है कितनी डिजिट्स हैं। 1973 द वेरी फर्स्ट सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे ये बताया कि 1973 में कौन सा सिस्टम था, 1999 में कौन सा आया, फिर 2002 में क्या सिस्टम आया था। तो 1973 द वेरी फर्स्ट सिस्टम ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 में हुआ था। एंड इट वाज पेपर बेस्ड एंड मैनुअल था, यानी कि पेपर पे लिखा हुआ था, समझे? इस तरह ये हार्ड फॉर्म में कॉपी नहीं। नेशनल डेटाबेस 1999 में, द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसे नादरा कहते हैं। फिलहाल नादरा से याद है, नादरा मेरे जॉब्स आई है, इस पे अप्लाई किया है लाजमी। इसकी जॉब बहुत अच्छी होती है नादरा की, तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, और वैसे भी बैठे बैठे इंसान ने जो है काम करना होता है, अच्छा माहौल है बहुत। तो इस पे आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। वैसे मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में भी भेजी थी। was established in 1999, was started to establish nationwide data house in 2002, ऑनलाइन एनरोलमेंट एंड बायोमेट्रिक स्टार्टअप। तो बायोमेट्रिक को वैसे पहले बता चुकी हूँ कि अब तो बायोमेट्रिक के जरिए सारा काम होता है। तो बायोमेट्रिक से अच्छी जांच पड़ताल भी की जा सकती है कि पर्सन कौन है, और बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई फेक वगैरह सिलसिला नहीं होता। तो 2002 में आप समझे बायोमेट्रिक का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 4/8 अमेंडमेंट डैश मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कमेटी। तो 18वीं जब आपके पास अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें पूछ रहा है कि टोटल कितने मेंबर्स थे, मेंबर्स की काउंटिंग पूछ रहा है।
तो टोटल उसमें 26 मेंबर्स थे। द अमेंडमेंट इज अ चेंज और एडिशन टू द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ गवर्नमेंट रेगुलेटरी फिलिंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अमेंडमेंट क्या होती है असल में? अमेंडमेंट में ये होता है कि आपने जो लॉ बनाया है, आपने जो कानून बनाया है, जिसके जरिए आपकी गवर्नमेंट चल रही है, आपका जो है वो पूरा धारा चल रहा है, उसमें जो चेंजिंग अगर आप करना चाहो तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं, जिसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए उसने पूछा कि कितने मेंबर्स थे? 26 थे, जो कि मेन मेन मेंबर्स होते हैं, जो कि उस लॉ पे गौर करते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो उसको आगे फॉलो करते हैं, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। द पर्पस अमेंडमेंट वुड बैन द सेल, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की चीजों के बारे में कि किसी को बैन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब जो कंट्री की चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। However, the official languages did not forbid the outright consumption, possession, and not even explicitly the production of it private personal use. तो सिंपल जो है कि लोग इसको पर्सनल में यूज ना करें, बल्कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, आपको पता है ये कैसे हम गवर्नमेंट टैक्स भी देते हैं, तो इस पूरे के बारे में जो है वो ये बताता है। तो जो सिंपल इसमें ये पूछ रहा है कि जो 18वीं आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, तो उसमें टोटल कितने पर्सन थे? उसमें 26 थे, और उसमें पीएम भी था, चीफ मिनिस्टर, मतलब सारे होते हैं, और प्रोविंसेस के जो पीपल्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। तो इसको मैं वैसे टिक करना भूल गई हूँ, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है, इस पे टिक लगा लीजिएगा, ग्रोसरी। तो जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं, सबको पता है कि हम चीजें वगैरह खरीदते हैं, इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है, टैक्स वगैरह वो पे करते हैं हर चीज पे, तो गवर्नमेंट को याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो फायदा होता है ना वो इस ग्रोसरी से, यूटिलिटी की चीजों से, चीजें आती जाती हैं एक कंट्री से दूसरी जगह पे, सेलिंग होती है, हर तकरीबन कंट्री को ना इन चीजों से फायदा होता है। वो चीजें जो स्टोर हो सकती हैं, आजकल तो आपको पता है हर चीज स्टोर हो जाती है, तो ग्रोसरी शॉप से जो है वो गवर्नमेंट को ज्यादा बेनिफिट होता है। आज के लिए मैंने जस्ट इतने ही एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तो क्योंकि अगर डेमो लेक्चर था, मैंने ज्यादा जो है वो डिटेल से डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम जितने भी अब लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें तकरीबन आप समझे मैं 100 एमसीक्यूज तो लाजमी करवाऊंगी पर लेक्चर में, चाहे हमारा लेक्चर जितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अगर यहाँ पे नहीं पूछना हो तो पर्सनल टेक्स्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं।